नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं विनय आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बैकडोर भर्ती टर्मिनेशन पर सवाल। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बात करें उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की, तो नियुक्ति को लेकर जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें बीते सोमवार को 40 टर्मिनेशन लेटर कर्मचारियों को दे दिए गए थे और मंगलवार को भी 100 और कर्मचारियों के टर्मिनेशन लेटर जारी किए गए हैं। और वहीं विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने 2016 से 2022 तक तदर्थ आधार पर नियमों के विपरीत की गई भर्तियों को रद्द किया था। सरकार की अनुमति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इन कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्ति के बाद बिना नोटिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भर्तियों की जांच कर रही विशेषज्ञ समिति ने राज्य गठन के बाद विधानसभा में तदर्थ आधार पर हुई नियुक्तियों को नियम विरुद्ध पाया है। समिति की सिफारिशों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 2016 में 150, 2020 में 6 और 2021 में 72 पदों की भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पीकर के फैसले की सराहना करते हुए तत्काल अनुमोदन कर दिया था। रद्द की गई भर्तियों के दायरे में आए कर्मचारी सोमवार को अपनी ड्यूटी पर विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर नौकरी जाने की मायूसी थी। इस बीच विधानसभा अधिकारियों को हटाने के पत्र भी जारी कर दिए गए। विधानसभा में 32 पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध भूमिका होने पर सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 32 पदों की सीधी भर्ती में एजेंसी के चयन और 2 दिन के भीतर एजेंसी को 59 लाख का भुगतान मामले की जांच का निर्णय लिया है। जांच पूरी होने तक सचिव को निलंबन जारी रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टर्मिनेशन की कार्रवाई में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि समिति के जांच रिपोर्ट में यह पुष्टि हो चुकी है कि टर्मिनेट किए जा रहे कर्मचारियों की नियुक्तियां अवैध रूप से हुई थी। वर्ष 2016 से 2022 तक तदर्थ आधार पर नियम विरुद्ध नियुक्त 228 और उपनल के माध्यम से तैनात 22 कर्मचारियों को विधानसभा की नौकरी से बाहर किया जाएगा। हम लोगों की जो रिपोर्ट आई है, समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें आप सब जानते हैं कि बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी भर्तियां हुई हैं वो नियम विरुद्ध हुई हैं। चाहे एडवर्टाइजमेंट निकालने की बात हो, चाहे एग्जाम लेने की बात हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 और 16 का भी पालन नहीं हुआ है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए जहां तक भर्ती का सवाल है। तो इस कारण से जब रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारे टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ। थोड़ा समय लेता है क्योंकि उसमें कॉपीज बनानी पड़ती हैं और जगह जगह भेजनी पड़ती हैं। तो इसके तहत कल करीबन हम लोगों ने 40 टर्मिनेशन नोटिस सर्विस किए थे, जिसमें से शायद 35 लोगों ने उनको रिसीव कर लिया है। इसी तरह से आज भी हम कुछ 100 को देने वाले हैं और ये धीरे धीरे प्रोसेस 1-2 दिन में समाप्त होगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों के बाद बिना नोटिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सवाल खड़े किए हैं।
दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को निकाल दिया, जो कि गलत है। कांग्रेस ने कर्मचारियों को निकालने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि कांग्रेस ने बैकडोर से भर्ती करने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इस लड़ाई को लड़ा था। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियां शामिल है। नियुक्तियों को लेकर चल रहे प्रकरण में ये बहुत ही दुखद पहलू देखने को आया कि जल्दीबाजी में बिना नोटिस दिए हुए लोगों को बर्खास्त करने की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई है, जो अपने आप में केस को कमजोर करती है। कांग्रेस की लड़ाई किसी की नौकरी से उसको हटाने के लिए नहीं थी। कांग्रेस ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि जिन नेताओं पे जनता ने भरोसा करके उनको इस योग्य बनाया था कि वो बड़े बनेंगे और लोगों को छाया देंगे बड़े वृक्ष के रूप में, वो ना करके इन लोगों ने अपने परिजनों को बैकडोर से नौकरियां दिलाने का काम किया, जिसमें योग्य बच्चे, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, उनकी नौकरियां लगनी चाहिए थी। उनके स्थान पर अपने परिवार के लोगों को बैकडोर से इन लोगों ने नौकरियां लगाई। क्या वो सामने आकर माफ़ी मांगेंगे? आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने सर्वोदयी नेता होने का परिचय देते हुए सामने आकर ये कहा कि मैंने गलती की है और मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही, मैं चुनाव हार के आज घर बैठा हूं। विधानसभा भर्ती प्रकरण से भाजपा असहज हुई है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। माना जा रहा है कि इसी प्रकरण में पार्टी नेतृत्व कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। मुख्यमंत्री की दिल्ली दौड़, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का देहरादून दौरा एक सवाल खड़ा करता है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो सादे कागज पर भर्तियां दी गई हैं विधानसभा में, जिसको लेकर विपक्ष ने एक सवाल खड़ा किया था। विपक्ष का कहना यह भी है कि कहीं ना कहीं जो बिना नोटिस के लोगों को निकाला जा रहा है ये सही नहीं है। फिलहाल हमारे साथ तमाम मेहमान देवभूमि के दंगल पैनल में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज फुलार कांग्रेस प्रवक्ता, पीसी थपलियाल वरिष्ठ यूकेडी नेता, मनोज ध्यानी राजनीतिक विशेषज्ञ, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संगीता जी, सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। संगीता जी अनम्यूट कर लीजिए। जिस तरह से बैकडोर भर्ती मामला आया और इस पर प्रक्रिया हुई, माननीय रितु खंडूरी जी ने अपना एक्शन लिया, ठीक है सब कुछ, लेकिन इस तरह से उन लोगों को बाहर निकाला गया, ये प्रक्रिया भी नियम विरुद्ध है। जब कोई नौकरी में होता है तो उसको नोटिस देना होता है, उसके बाद ही उसे नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है, जो लगातार टर्मिनेशन चल रहे हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने नौकरी दी उन्हें साफ बचा लिया गया। आज जब माननीय रितु खंडूरी जी ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से गलत ही, नियम के विरुद्ध थी ना उसका, तो जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने ये नौकरी दी, उन्हें तो साफ साफ बचाने का काम हो गया। आपने एक फैसला किया, आपने उन्हें क्या सजा दी? तो जो भर्ती हुए, जिसने चोरी की और जिसने चोरी करवाई, दोषी तो दोनों है। तो जिसने चोरी की उन्हें तो आपने रास्ता दिखा दिया बाहर का, लेकिन जिन्होंने चोरी करवाई उनका क्या? उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। और देखिए दूसरी चीज ये भी है, भाजपा के ही लोग। संगीता जी आवाज आपकी कट रही है, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। भाजपा का वो बिल्कुल सामने नजर आता है कि वो दोहरा चाल चरित्र चेहरा उनका बिल्कुल सामने नजर आता है, क्योंकि वो ये दोहरा बर्ताव कर रहे हैं। अपने मंत्रियों को बचाने का काम कर रहे हैं और जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये इस तरह का मामला बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको भी सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। जी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। पीसी थपलियाल साहब, आपकी प्रतिक्रिया। जी, ये जो युद्ध है ये बहुत क्रिटिकल है और इस समय जो पक्ष और विपक्ष जिस तरह से इनका आपस में चल रहा है हम लोगों का,
वो बहुत ज्यादा विजन नहीं दर्शाता, क्योंकि जो आज कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल उंगली उठा रहे हैं कि साहब उनको नोटिस देना चाहिए था, उन्होंने इससे पहले कभी नहीं कहा कि उनको नोटिस देना, उनको नौकरी से मत निकालो। जिस दिन नौकरी से निकाले गए थे, दोनों तालियां बजा रहे थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे, अच्छा किया। लेकिन धीरे धीरे जब सच्चाई का पता लगा, और तब पता लगा कि अरे एक न्याय होता है, फांसी, जब किसी को फांसी मिलती है तो उसको भी अपराधी को पूछा जाता है कि तेरी इच्छा क्या है। इसी तरह से अगर नौकरी से निकालने का हमेशा हर जगह जो नियम बना हुआ है, उस नियम को अब हम लोगों को याद आ रहा है कि उस नियम को फॉलो नहीं किया गया। अब समस्या आती है कि साहब ये जब ये और आगे जाएंगे तो तब पता लगाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है उसको भी चुनौती नहीं दी जा सकती। और खुलेआम कुजवाल साहब कह रहे हैं हमें तो संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है हमें कि हमने ये जो अपॉइंटमेंट किए। अब वो मैंने नैतिक से किए, नैतिक और अनैतिक। अब ये लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच में है। अन्याय करने वाले भी यही लोग हैं, और अब न्याय की जो तराजू है वो भी इन्हीं के हाथ में है। और जो अनुभवहीनता इस हमारे राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में जो अभिशाप बन के आई है, वो इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चालाकी से मरा हुआ सांप को रितु खंडूरी के गले में डाला, और रितु खंडूरी जी ने अनुभवहीनता के कारण बड़े उत्साह से निर्णय ले दिया। पीसी थपलियाल साहब, संदिग्ध में भर्ती प्रक्रिया में जो संदिग्ध थे सचिव मुकेश सिंघल, इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई की गई? जी, की गई है, उनके खिलाफ भी की गई है। लेकिन अभी कल ये चले गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इनका वकील कबिल सिब्बल है, और आप कुछ दिनों में पाओगे कि पूरी टीम वापस है। क्योंकि अब जैसे ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि साहब इससे पहले 2016 के पहले वाले क्यों नहीं किए तुमने? कुंजवाल जी तक तो किए हैं, लेकिन उससे पहले जो खंडूरी साहब के समय में और उससे पहले जो अपॉइंटमेंट हुए थे, तो उनको क्यों नहीं किया? तो ये डिबेट अभी जनता को ये समझ में नहीं आया कि उनको क्यों नहीं किया। ये समझना चाहिए था, और जो ये न्याय की कुर्सी पे बैठे थे, इनको बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए था कि हम इसलिए उनको नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तमाम जो इम्प्लॉई हैं वो परमानेंट हो चुके हैं, और उनका अपॉइंटमेंट जो नियमावली उत्तर प्रदेश की बनी हुई थी उसके आधार पे किया गया था। लेकिन 2014 के बाद जो नियमावली बनी और उसके आधार पे जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये जनता की समझ में नहीं आया। आज जो बच्चों वाली लड़ाई पक्ष और विपक्ष के बीच में छिड़ी हुई है, ये चिंतनीय विषय है। ये आज विधानसभा का हाल ये हो गया है कि वहां टाइप करने वाला 4 रक्षक बचे हुए हैं। वहां अगर कोई परेशानी होती है किसी चीज की वहां पे विधानसभा के अंदर, तो वो 50% खाली हो चुका है। यानी जो 208 जो लोग इनको बाहर किया था, उनके लिए चिट्ठियां, 2 लाइन की चिट्ठियां बनाना उनके लिए गले की हड्डी बन गई। कोई टाइप करने वाला वहां नहीं है। तो इन चीजों को समझते हुए मैं पहले भी बोला था कि अगर तमाम इन भर्तियों पे अगर ईमानदारी से भर्ती का इंक्वायरी कर दी, जो लोग सीबीआई कभी बोलते हैं सीबीआई पे विश्वास नहीं है, और कभी सीबीआई कोई बोलते कि सीबीआई को बुलाओ, लेकिन जब अब अगर सीबीआई भी अगर आती है तो उनको भी अंदर करेगी जो उन्होंने 15-15 लाख रुपए दिए। तो इन तमाम सारों कभी भी विधानसभा की उनको नहीं छुएगी, क्योंकि तो उनको संवैधानिक अधिकार था विधानसभा में भर्ती करने का। नैतिकता और अनैतिकता वो उनका अपना भी वो था। थपलियाल साहब, दोषी तो दोनों होगा ना, दोषी तो दोनों होगा ना, चोरी करने वाला भी, चोरी कराने वाला भी। बिल्कुल, लेकिन अधिकार बना हुआ तदर्थ नियुक्तियों का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। उसी अधिकार को करते हुए खुद रितु खंडूरी ने 4 लोगों को भर्ती कर दिया, क्योंकि वो उसका। थपलियाल साहब आपके पास आएंगे, पहले मनोज फुलार, उनकी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मनोज जी।
सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसे देवभूमि, वीर भूमि या फिर युवा भूमि के नाम से जाना जाता है। और आज उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बेरोजगार युवा है, जो अनएम्प्लॉयड युवा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम ना उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी अनलॉफुल अपॉइंटमेंट्स देखने को हम लोगों को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए सर, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो युवा हैं उनका फ्यूचर जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है सर। अगर एग्जाम देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म ही ना निकले, रिलीज ही ना हो तो नियुक्ति हो जाती है, अपॉइंटमेंट हो जाता है, जो विधानसभा में हमें देखने को मिल रहा है। चाहे भाई भतीजे वाली की जो भेंट चढ़ गए हैं, चाहे वीआईपी की मैं बात करूं, चाहे वीवीआईपी लोगों की मैं बात करूं, चाहे मंत्रियों की मैं बात करूं, चाहे ओएसडी की बात करूं, चाहे पीआरओ जिन्हें हम लोग कहते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिन्होंने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ भाई भतीजावाद काफी देखने को यहाँ पे मिला। सर देखिए, एज अ यूथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इसे पॉलिटिकली जोड़िए। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस आप कह रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी का काम यही होता है कि वो लोगों के मुद्दों को उठाकर, वो नहीं उठाएगी तो फिर यहाँ तो कम्युनिस्ट आ जाएगी ना, या तो चाइना वाला रूल चलेगा सर। अगर हम ही एज एन ऑपोजिशन पार्टी चीजों को नहीं उठाएंगे तो दूसरी चीज सर, एज अ यूथ मैं अपनी बात यहाँ पे रखना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारी असेंबली है, असेंबली की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, जो स्पीकर ऑफ द असेंबली का धर्म होता है कि डिग्निटी और गरिमा को बनाए रखना, मुझे लगता है वो कहीं ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाए। वो अपने धर्म को ठीक तरीके से नहीं निभा पाए हैं, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल जी हो, जो 2017 से 2022 तक एज एन स्पीकर ऑफ द असेंबली रहे हैं। दूसरी चीज सर, मैं रितु खंडूरी जो अभी प्रेजेंट स्पीकर ऑफ असेंबली है, मैं उन्हें सुन रहा था, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, उनके एक्सपर्ट जो उन्होंने कमिटी बिठाई है उसको सुन रहा था। सर देखिए, काफी अच्छा लगा, एज एन ऑपोजिशन कोई गलत नहीं था। बट सवाल ये है कि सर देखिए, मेरा ही मानना है कि जो स्पीकर होता है उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती है। अब देखने वाली बात यह है कि एग्जाम कराए गए तो कैसे कराए गए, एग्जाम नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, जो भर्तियां कराई गई हैं वो किस तरीके से कराई गई हैं, क्या उसमें इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हुआ, अगर नहीं हुआ तो उस पर फर्दर क्या किया जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग कह रहे हैं सर, देखिए अचानक से सब कुछ नहीं होता, अचानक से डीमोनेटाइजेशन लगा दिया गया और अगले दिन से वो लागू हो गया। देखिए सर, पहले हर चीज ठीक तरीके से आपको एनालाइज किया जाना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, देन जाके उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा मैम ने भी अपनी बात रखी कि जिसने चोरी की उसको तो आपने लटका दिया, लेकिन जिसने चोरी करवाई, जो मदद कर रहा था, उसको आपने कहीं ना कहीं अटका के रख दिया। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट, दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स एक्चुअली जो हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है सर। सो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा है, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है सर, विधानसभा मैं ये मानता हूं कि एक लोकतंत्र का मंदिर है और इसकी गरिमा वगैरह को निभाना हमारे स्पीकर ऑफ द असेंबली का कर्तव्य होता है। और मुझे लगता है कि रितु खंडूरी जी को ये आगे चल के निभाना चाहिए और हमें आगे चल के इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका रिजल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन को वॉच करना सर, इंप्लीमेंटेशन को वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुंह से बोल दी गई बात और इंप्लीमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि ये चीज क्यों नहीं चल रही है। बात रही दूसरी कांग्रेस की, देखिए सर, ये बात हमारे यशपाल आर्य जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने भी बात रखी है कि देखिए, मैं भी 2002 से 2007 के बीच में एज एन स्पीकर ऑफ असेंबली था। आप जांच करवा लीजिए और देख लीजिए कि 2016 से कि आप 2002 से 2022 तक के बीच में जांच करवा लीजिए और देख लीजिए कि कितनी भर्तियां यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है सर, वी आर द ऑपोजिशन एंड ये हमारा काम है कि हम लोगों के जो मुद्दे हैं उसे उठाएं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आगे चल के, अगर मैं यूके SSSC की बात करूं तो भुवन सिंह कापड़ी ने ही मुद्दा उठाया था और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा बाहर है। आज मेन मुद्दा यह है कि क्या उत्तराखंड इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने युवाओं को जॉब दे सके, या पीछे बैकडोर से ही भर्तियां यहाँ पे चलती रहेगी, या युवाएं जो आज ये रोड में निकले हैं सर। एक बात बताइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप आत्मनिर्भर भरिए। अब मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, आप बताइए आत्मनिर्भर कैसे बने? किडनी बेचते हैं, एक आंख बेच दे क्या हम लोग? आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जिस तरीके से बैकडोर भर्तियां चल रही हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन, आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, पिछले साल 2021 फरवरी का महीना 25 तारीख और सुबह के 11 बजे तो मोदी जी रोजगार दो, उसका क्या मतलब था? जिसमें 24 लाख से 25 लाख तक युवा थे जिन्होंने हैशटैग मोदी रोजगार दो, उस पर क्या इंप्लीमेंटेशन किया गया वो हम सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि जो बात कही गई है उसको ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और एज अ रिजल्ट के तौर पे वो दिखा देना चाहिए, ताकि हमारे जो युवा हैं उनको लगे कि हाँ, हमने जिस गवर्नमेंट को, जिस डबल इंजन की सरकार को चुना है वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है। मनोज फुलारा जी, विपक्ष में आप हैं और कांग्रेस ने एक इसको लेकर आवाज भी उठाई थी विधानसभा भर्ती को लेकर, जिसमें इस भर्ती को लेकर एक्शन भी लिया गया है। और अब कांग्रेस यानी विपक्ष, आप लोगों का ये कहना है कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया, एक ये भी एक सवाल खड़ा हो गया है।
देखिए सर, मैं जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट करण मेहरा जी, उनकी बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो कह रहे हैं, देखिए सर, ऑपोजिशन का काम ये होता है कि जो लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसके मुद्दे को उठाना। लेकिन सर देखिए, अगर किसी भी चीज को, जैसे सर ने कहा ना कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। एक फास्ट डिसीजन ले लिया गया है सर। देखिए, किसी भी चीज को डिसीजन के तौर पे तब देखना चाहिए जब आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके हो, अच्छे से एनालाइज कर चुके हो, इवेलुएट कर चुके हो, तब जाके आप उस प्रोसीजर पे पहुंचते हैं। अचानक से सब कुछ नहीं होता। ये एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि एक बहुत एक तरीके से अपने आप को दिखाने वाला तरीका हो गया कि देखिए हमने इतने जल्दी ये चीजें कर दी हैं। इवन हम सबको पता है कि अगर मैं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की बात करूं तो उनके खुद के पीआरओ हो गए या ओएसडी हो गए, उनके खुद के परिवार वाले लोग आज बैकडोर की भर्ती से लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द राइट डिसीजन, क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले एक नोटिस पीरियड देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अचानक निकालना और नोटिस पीरियड देके निकालना, देयर इज अ डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती थी, और एज एन अपोजिशन ये हमारा काम था इसे उठाना, जो हम लोगों ने अच्छे तरीके से उठाया, और दैट्स द ओनली रीजन कि आज हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं इस पर। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, विपक्ष के तमाम बातें आपने सुनी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। सुन पा रहे हैं मुझको? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। देखिए, तमाम विपक्ष का इस समय वही रवैया है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। अगर हमने एक इंस्टेंटली एक कदम उठाया और उसके ऊपर जो भी निर्णय था उसको हमने तुरंत इम्प्लीमेंट किया, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को आपत्ति है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट क्यों किया। जिस समय यूके ट्रिपल एससी की बात आ रही थी, जिस समय विधानसभा भर्ती की बात आ रही थी, यही कांग्रेस पार्टी और यही आम आदमी पार्टी थी जो लगातार एक बात का बार बार शोर मचा मचा के बोल रहे थे कि विधानसभा में जितने भी बैकडोर भर्ती हुई हैं उनको निरस्त करिए और उन तमाम जो अपात्र लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के एक विशेष आग्रह के बाद हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा जितने भी बैकडोर भर्तियों की अनियमितताएं पाई गई, उन तमाम लोगों को निष्कासित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। संजीव जी, सवाल ये है कि जो लोगों को टर्मिनेट किया गया। सर एक मिनट, सर मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले प्लीज। बोलिए। जब हमारी सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया और उसको हमने साथ साथ इम्प्लीमेंट भी किया, तो कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कि पहले कह रहे थे आपने उन सभी लोगों को जो बैकडोर भर्ती से विधानसभा में जिन लोगों को भर्ती मिली, उन तमाम लोगों को आप निष्कासित करें। और हमारी पार्टी ने, हमारी विधानसभा अध्यक्ष ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए उन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, उनको निष्कासित करने का काम किया, उनके भर्तियों को निरस्त करने का काम किया। मैं सोचता हूँ एक साहसिक काम किया जिसको पूरा उत्तराखंड, क्या पूरा देश की जनता इस बात की बुरी बुरी सराहना कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। एक पूरी पारदर्शिता के साथ हमने काम किया, पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए, अपनी ही सरकार के विरुद्ध जाते हुए हम लोगों ने एक साहसिक निर्णय लेने का काम किया। मैं सोचता हूं हमारे इस कदम को अप्रिशिएट करना चाहिए, विपक्ष को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और किंतु विपक्ष हर समय हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करना चाहता है, वो हर चीज में राजनीति ढूंढता है। पहले कहते थे निकालिए, अब निकाल दिया, तो अब कह रहे क्यों निकाला। अरे भाई, कहीं तो स्टैंड पे, अपने स्टैंड पे कायम रहिए।
इसी प्रकार यूके ट्रिपल एससी का हम मुद्दा देखिएगा, यूके ट्रिपल एससी के जैसी एक सिंगल एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई, उन्होंने इंस्टेंटली एसआईटी की जांच इसके ऊपर बिठाने का काम किया, जिसका एक सुपरिणाम हमारे सामने है। आज लगभग 50 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है जो इसके किंग पिन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कहा है कि जब तक हम इस पूरे नेक्सस की आखिरी चेन की आखिरी कड़ी तक को हम नेस्तनाबूद नहीं कर देते, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति का एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं सोचता हूं विपक्ष को कभी पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर भी काम करना चाहिए। हर समय नेगेटिविटी मैं सोचता हूं अच्छी नहीं है। और जनता भी यही चाहती है कि विपक्ष का काम केवल और केवल हर चीज में आक्षेप बाजी करना नहीं है, बल्कि कोई अच्छे काम होता है तो उसको अप्रिशिएट भी आप लोगों को करना चाहिए। संजीव जी, आपने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ राजनीति करना है और जिसमें राजनीति कर रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं खामियां भी तो रही है ना? खामियां रही तो हमने जो हमारी खामियां थी, यदि जी हमारी इस पर हम बात करेंगे संजीव जी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मनोज ध्यानी भी हैं। मनोज ध्यानी जी, सबकी बातें आपने, सबकी प्रतिक्रिया सुनी है, आप अपनी बात रखिए। एक लाइन की बात है, आपने कहा जो आपकी खामियां, ये केवल खामियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की भी जो आप लोगों ने बैकडोर से संजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका मिलेगा। अभी मनोज ध्यानी जी को अपनी बात कहने दीजिए। मनोज ध्यानी जी, बोलिए आप। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जो व्यक्ति सही कार्य करे उसको सम्मान और उसका मान होना चाहिए, उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और जो गलत करे उसको तिरस्कृत किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर जो विधानसभाओं के भीतर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये तब बाहर निकला जब यूके ट्रिपल एससी का मुद्दा और जिन बाहर निकला और लगातार गिरफ्तारियां होनी प्रारंभ हुई। नौकरी से मतलब काफी लोग गिरफ्तार होने प्रारंभ हुए और विधानसभा का तब बैकडोर भर्तियों का मामला भी सामने आया है। अब जब विधानसभा के भीतर जो जांच प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय विधानमंडल अध्यक्ष को दी उत्तराखंड के, तो उन्होंने जांच करवाई और जांच करने के बाद कुछ पदों को चिन्हित किया जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्रमशः दोनों पार्टियों के कार्यकाल में नियुक्तियां हुई थी, और ये 258 के करीब नियुक्तियां हैं। और मैं इस बात को बहुत ही साहसिक मानता हूं विधानमंडल अध्यक्ष के निर्णय का, कि उन्होंने निर्णय लिया कि इसको बर्खास्त किया जाए, सचिव को निलंबित किया जाए। देखिए संविधान क्या कहता है। संविधान अभी बहुत सारे प्रवक्ता ये बात कर रहे थे और ये बात रख रहे हैं कि विधानमंडल के अध्यक्ष को विशेषाधिकार होता है नियुक्त करने का। तो इसका मतलब वो विशेषाधिकार आज की अध्यक्षा को भी होना चाहिए निकाल बाहर करने का, जिसकी आवश्यकता नहीं है। और उत्तराखंड की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एक्सचेकर पे बर्डन डाला जा रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ पर कमी कहाँ पे आ रही है? कमी आ रही है कि जिन लोगों ने वो भर्तियां की थी अनियमित तरीके से, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो पूर्व विधानमंडल अध्यक्ष थे। देखिए केरला हाई कोर्ट का जजमेंट स्पष्ट कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो अर्हता रखता है किसी नियुक्ति के लिए, उस व्यक्ति को अर्हता वाले व्यक्ति को विज्ञापित करके, पदों को विज्ञापित करके, उससे आवेदन आमंत्रित करके, तब उन भर्तियों की प्रक्रिया को, जो भी परीक्षा, इंटरव्यू, साक्षात्कार कराकर तब भरे जाने चाहिए। लेकिन इन भर्तियों में क्या हुआ? मात्र कागज में एक एप्लीकेशन लिखवाई
और भर्ती होगी। पूरी उत्तराखंड की क्या पूरा जो भी अर्हता रखने वाले व्यक्ति था, क्या उसके अधिकार को कुठाराघात नहीं किया गया? और संविधान के अगर आप देखें कि जो समानता का 2000 जो आर्टिकल 14 और 16 है, उनका पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए पूर्व की नियुक्तियां हुई है। बल्कि मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा और उस दिशा मैं चाहूंगा कि जो पूर्व में हमारे दो विधानमंडल अध्यक्ष रहे, लेकिन वो अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, आदरणीय प्रकाश पंत जी और हरबंस कपूर जी, उसके बाद यशपाल आर्य जी तो वर्तमान में विपक्ष के भीतर हैं, वो भी विधानसभा अध्यक्ष थे। इनके कार्यकाल में भी जो नियुक्तियां हुई थी उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या केरला हाई कोर्ट के जो प्राविधान थे, जो समानता का अधिकार 2000 जो आर्टिकल 14 और 16 के तहत है, उसके तहत वो नियुक्तियां हुई कि नहीं हुई, और नहीं हुई तो निकाल बाहर किया जाना चाहिए। इनसे साथ साथ सरकार को वसूली करनी चाहिए वापस, जो गलत तरीके से, जिस तरीके से अपराध घूस देने वाला दोषी है और उसी तरीके से घूस देकर नौकरी पाने वाला, दोनों दोषी हैं, और दोनों के विरुद्ध कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी तादाद में जो नियुक्तियां होंगी विदाउट कंसिडरेशन हुई होंगी। देयर इज 190% कंसिडरेशन है, और ये यूकेएसएससी और जितनी नियुक्तियां रद्द की गई हैं, और मैंने शुरू में ही कहा कि जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जिसने अच्छा काम किया, और इसमें नो डाउट भुवन कापड़ी जी जो नेता प्रतिपक्ष के नेता है विधानमंडल के भीतर, जिन्होंने उस मुद्दे को उठाया, उसके बाद बिल्कुल मनोज ध्यानी जी आपने कहा कि जो घूस लेने वाला देने वाला दोनों दोषी हैं, और देकर नौकरी पाने वाला तो उससे ज्यादा दोषी है। बातचीत करेंगे आगे भी देवभूमि दंगल में, लेकिन लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। एक जो परसेप्शन है ये विकास प्राधिकरण को लेकर, क्या ये सही परसेप्शन है? संस्थाएं कभी खराब नहीं होती, संस्थाएं हमेशा अच्छी होती हैं। अभी तक का सबसे टफ चैलेंजिंग जॉब क्या था? कोरोना में काम करना या वो मुजफ्फरनगर की हिंसा? जब हम मजिस्ट्रेट होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रशासनिक अमन चैन सबको रखना और लाइन ऑर्डर को मेंटेन रखना। भ्रष्टाचार की, करप्शन की अगर हम बात करें तो एलडीए का नाम जो है वो सरे फेरिस्त होता था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम डाटा डिजिटाइज कर दें, बैकएंड में डाल दें, तो ये करप्शन को हम लोग दूर कर सकते हैं। द इंटरव्यू, पॉलिटिकल एडिटर रवि हैदर की एलडीए बी से इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ खास बातचीत इस हफ्ते शनिवार को रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं बैकडोर भर्ती पर टर्मिनेशन को लेकर जो सवाल हुआ है, और हमारे साथ पैनल में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। और मनोज ध्यानी जी, आप अपनी बात रखिए। आपने जो बात ब्रेक जाने से पहले कही थी। देखिए, मैं उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं
को बात देना चाहता हूँ कि नेता, मतलब पहली बार ऐसा लगा कि एक तरफ नेता, प्रतिपक्ष के नेता, जो युवा नेता हैं वो मैटर को रेस कर रहे हैं, भर्तियों के घोटाले को रेस कर रहे हैं, और उतनी संवेदनशीलता के साथ जो युवा मुख्यमंत्री हैं वो उस बात को ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद उस पर एक्शन हो रहा है। लगा कि उत्तराखंड के अंदर शायद जो देवभूमि है वास्तव में कहीं से सद्बुद्धि आनी लग गई है, और जो पिछले व्याभिचार और भ्रष्टाचार में अखंड उत्तराखंड को डुबो दिया गया था, कम से कम उससे बाहर निकलना प्रारंभ हुआ है। लेकिन मुझे वर्तमान में जो स्टैंड जिस तरीके से गड़बड़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दिक्कत पेश करेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करने वाली है, अब नहीं चुप बैठने वाली है। और जिस तरीके से अभी आपने ये भर्तियों का है, इससे पहले आपने देखा कि अंकिता भंडारी वाला कितना बड़ा मसला जो ऑलरेडी उलझा है, और एक यहाँ तक बात आ रही है कि बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, अंग प्रत्यर्पण या मानव तस्करी से जुड़े हुए मामले हो सकते हैं, ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। तो मतलब ये, और उससे पहले भ्रष्टाचार की जो नियुक्तियों का बोलबाला। मनोज ध्यानी जी, जो विपक्ष कह रहा है कि जो लोगों को अचानक से निकाल दिया गया, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, उन्हें नोटिस देना चाहिए, इस बात से कितना सहमत हैं आप? नहीं, मुझे लगता है इन तमाम अभ्यर्थियों से ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने जब नौकरी पा रहे थे तो आपने कौन सा ऐसा जो संवैधानिक तरीका था जिसके माध्यम से आप उन नौकरियों को आपने प्राप्त किया है। क्योंकि नियुक्ति का ये कोई तरीका है ही नहीं कि एक व्यक्ति, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी वेयर द सिस्टम हैज टू रन बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, और लोगों के लिए लोकतंत्र है, किसी नेताओं के लिए लोकतंत्र नहीं। ये विधानसभा इसलिए नहीं बनी है, और संघर्ष से इतना बड़ा राज्य 42 शहादतों के बाद, इतने बड़े आंदोलन के बाद ये नहीं हुआ कि वहां पर कोई प्रेमचंद अग्रवाल या कोई कुंजवाल जी बैठेंगे और अपने घर वालों को और परिवारजनों को या रिश्तेदारों को नियुक्ति देंगे, है ना। दे बेटर गो एंड सिट एट देयर होम, अपने घर में प्रिपेयर कराएं उन लोगों को और कंपटीशन के थ्रू आए। ये जो प्रक्रियाएं हुई है वो कितनी नकारात्मक हुई है, इन लोगों को थ्रू आउट किया ही जाना चाहिए। एंड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, ये अगर स्ट्रिक्ट गवर्नेंस अगर दिखाती है वर्तमान सरकार, वर्तमान विधान मंडल अध्यक्ष, एवरी सिटीजन, एवरी यूथ विल अप्रिशिएट इट। और जो लोग इसके विपरीत जाएंगे, जरा सा भी एक इंक्लिनेशन होगा कि XYZ पार्टी या XYZ व्यक्ति या संगठन व्याभिचार और भ्रष्टाचार को सहन करने के लिए संविधान और कानूनी पचड़ों के तिकड़म भिड़ाने के लिए लगे हैं, तो मार्क माय वर्ड्स, ये लोग पिटने वाले हैं पब्लिक के बीच में। दिस इज मार्क माय वर्ड, मैं आपको बोल रहा हूँ नेशनल चैनल में ये विद स्पष्टीकरण बात करना चाहता हूँ। आज का यूथ जो है बिल्कुल बहुत नाराज है, और आपने देखा बिल्कुल मनोज जी आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। संगीता जी, मनोज ध्यानी जी का कहना है कि बिल्कुल सही हुआ है, नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। देखिए जी, उस बात से बिल्कुल डिनॉय नहीं करूंगी कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि वो सही हुआ है। उन लोगों ने गलत तरीके से नौकरी पाने की इच्छा की और गलत तरीके से नौकरी पाई। वो सही रास्ता नहीं है कि अपने भाई भतीजावाद कीजिए और अपने लोगों को नौकरी दीजिए, अपने परिवार वालों को बिठाइए। उत्तराखंड क्योंकि इस दिन के लिए नहीं बना था। और मैं मनोज ध्यानी की उस बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि उत्तराखंड जिसकी केवल 70 विधानसभा सीट है और इतनी छोटी सी हमारी विधानसभा है, वहां 560 कर्मचारी काम करते हैं विनय जी। और जो उत्तर प्रदेश यूपी से कितना बड़ा है, उसका सचिवालय कितना बड़ा है, वहां कितनी अधिक सीटें हैं, उसके बाद वहां 543 कर्मचारी काम करते हैं। तो आप सोचिए कि इन लोगों को अपने लोगों का भला करने के लिए इतने अधिक पद वहां बनाने की जरूरत पड़ी, जबकि उत्तराखंड इतना कर्जे में डूबा हुआ राज्य है। तो यहाँ क्रम। संगीता जी, आपकी आवाज कट रही है। उसके बाद ये उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आवाज आ रही है विनय जी मेरी? जी आ रही है। आवाज आ रही है विनय जी? आ रही है। मैंने कहा कि इन लोगों ने पद का दुरुपयोग किया है, अपने लोगों को भरने के लिए इन्होंने ज्यादा भार यहाँ की विधानसभा पे डाला है, जबकि उत्तराखंड एक कर्जे में डूबा हुआ राज्य है।
तो यहाँ कर्ज को कम करने के बजाय ये उसका कर्ज और बढ़ा रहे हैं केवल अपने लोगों को नौकरी देने के लिए। और बाकी जो यहाँ के युवा बेरोजगार हैं उनका क्या होगा अगर यहाँ यूं ही भाई भतीजावाद चलता रहेगा। यूके एसएससी की बात करें, ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। विनय जी मैं तो पूछती हूँ ये कैसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है? यूके एसएससी घोटाला, बैकडोर भर्ती घोटाला, अंकिता हत्याकांड, चारधाम यात्रा में लोगों की मृत्यु, ये कैसा जीरो टॉलरेंस की सरकार है? मतलब आप ही के लोग लगातार सब कुछ गलत करते जा रहे हैं उत्तराखंड के साथ। सरकार यहाँ किसकी रही? कांग्रेस और बीजेपी, दो के अलावा किसी तीसरे की सरकार नहीं रही जो आपने आज उत्तराखंड को यहाँ स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। फिर भी अगर भाजपा ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है विनय जी, क्योंकि पहले भी आप ही के पास सत्ता थी और अभी ये 6 महीने में जो आपने उत्तराखंड में किया है सारे लोग देख रहे हैं इस चीज को। संजीव जी हास्यास्पद लग रहा है संगीता जी को, अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार कहने पर हास्यास्पद लग रहा है संगीता जी को? जी बिल्कुल, अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी पे क्या कार्रवाई हुई, संजीव जी जवाब दीजिए। नहीं होनी चाहिए थी। अनम्यूट कर लीजिए। संगीता जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पिछले 4 महीने से जेल की ये दिल्ली पर डिबेट हो रही है संजीव भाई, ये दिल्ली पर डिबेट हो रही है। पीछे हैं और अंकिता हत्याकांड में क्या हुआ? अंकिता हत्याकांड में क्या हुआ? सलाखों के पीछे हैं। अभी तक आपने उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम नहीं किया। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। संजीव जी संगीता जी के सवालों का जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए। आप टाइम को डिरेल मत कीजिए, आप टाइम को डिरेल मत कीजिए। ये दिल्ली पे डिबेट है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आबकारी घोटाले पे आप लोगों ने क्या कार्यवाही करी? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री शराब पीकर देश की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। आपने मान जी के ऊपर क्या कार्यवाही करी? केजरीवाल जी ने देश से माफी मांगने का काम किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आपको जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। संजीव जी उत्तराखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड पे जवाब दीजिए ना आप। संगीता जी को उत्तराखंड पे जवाब दीजिए। देश का मुद्दा है। आपके पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शराब पीकर देश की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। ये देश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं, ये प्रांत का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 4 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपने अभी तक उनको क्यों नहीं निकाला? इस बात का आपको जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। आपके मनीष सिसोदिया जो आबकारी मंत्री हैं, आपके मनीष सिसोदिया जो आबकारी मंत्री हैं, आपने उनको निकालने का काम क्यों नहीं किया? यही शुचिता है आपकी पार्टी में, यही शुचिता है आपकी पार्टी में, यही ईमानदारी है आपकी पार्टी में, यही आपकी पार्टी में ईमानदारी है। आप जवाब दीजिए ना। आप जो ईमानदार खुद नहीं है वो दूसरों से क्या ईमानदारी की अपेक्षा रख रहा है या बात कर रहा है? आपके पास तो अंकिता हत्याकांड का जवाब नहीं है, आपके पास यूके एसएससी घोटाले कार्यवाही करी है। हमने कार्यवाही करी है, डे 1 कार्यवाही करी है। और उसमें जितने भी दोषी हैं, किसी भी को, एक भी दोषी को हम बख्शने वाले नहीं है। और तीनों मुजरिम है, तीनों मुजरिम पुलिस की रिमांड पर हैं। और उनको संजीव जी संगीता जी हम मुद्दे से हट रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो विधानसभा भर्ती को लेकर है। विधानसभा में जो ये तत्काल प्रभाव से लोगों को टर्मिनेट किया गया है बिना नोटिस दिए, हम इस मुद्दे पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। डिबेट थोड़ा अलग जा रही है और मेरा सवाल है मनोज फुलारा जी से। मनोज फुलारा जी, जब आप लोगों ने विपक्ष में रहकर हंगामा किया, आप लोगों ने कहा कि ये विधानसभा भर्ती सादे कागज पे दी गई है, भाई भतीजावाद हुआ है, इसको लेकर एक हंगामा हुआ जिसको लेकर एक्शन लिया गया। एक्शन लेने के बाद अब जब कहीं ना कहीं वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने पैसा देकर भर्तियां ली, तो अब उन्हें नोटिस देने की क्या जरूरत है?
देखिए सर, मैं हमारी अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज अ पावर देयर इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एडवांटेज नहीं है। देखिए, अगर आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिना नोटिस दिए उन लोगों को निकालना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिन्होंने मतलब जिस इंसान ने उनको लगाया है, दैट्स अ स्पीकर ऑफ असेंबली। उन्होंने ये माना भी है कि 2021 में जो 72 लोगों की भर्ती, बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पौड़ी से खबर आ रही है, जहां पर अंकिता भंडारी के गांव डोब श्रीकोट पहुंचे सीएम धामी। खबर पौड़ी से है, जहां अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद। दिवंगत अंकिता भंडारी के माता पिता को दी सांत्वना। अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद। दिवंगत अंकिता भंडारी के माता पिता को दी सांत्वना। सरकार द्वारा हर संभव मदद का दिया भरोसा। अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं सीएम धामी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं सीएम धामी। पौड़ी में अंकिता भंडारी के गांव डोब श्रीकोट पहुंचे सीएम धामी। तो इसी खबर पर हमारे साथ भगवान सिंह संवाददाता पौड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, क्या जानकारी है, कब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और क्या कुछ हुआ वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, तो वो भी वहां पे पहुंचे पुष्कर सिंह धामी के साथ, और वहीं पहुंचे, परिजनों से भेंट की और ढांढस बधाया। और अंकिता के न्याय दिलाने के हमारी पूरी सरकार तरफ से प्रयास है। वही डीआईजी के देवी नेतृत्व में एक का गठन किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे मैं आपको बता दूं, मीडिया को भी पता इस तरह संबंध में, सरकारी कुछ कर्मचारियों को जो उनको किसी को भी पता नहीं था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ पहुंचेंगे। और मीडिया से भी दूरी बना के रखी, ताकि कहीं भी यहाँ पे मीडिया से अगर हो जाता तो शायद उनको ये लगता था कि यहाँ पे विरोध किया जा सकता था। और कई चीजें यहाँ पे जो नेता विपक्ष है वो विरोध करता है, लेकिन इसी संबंध में उन्होंने किसी को, प्रशासन को, किसी को भनक नहीं लगी जिस तरह से। लेकिन वही विपक्ष का कहना है, यही कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, चुप चुप के क्यों आए, क्या कारण था? कहीं ना कहीं इनका इस तरह से आए हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे विपक्ष से एक होकर कहना बैठ गया है कि इस तरह से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए, पीड़ित परिवार से मिलने आए, क्यों नहीं जनता से सामने बात कर सकते? कहीं ना कहीं अब उनका यही कहना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो जिस तरह से इनकी सरकार का इनके देखने को मिल रहा है कि इस तरह सरकार जो बात करती है, लेकिन एक तरफ से सरकार के ही मंत्री वो पूर्व राज्य मंत्री के बेटे को इस तरह से वो है, उनके अभी खुलेआम जो जिस तरह से वो घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी प्रशासन को भी और तमाम उनके पीड़ित परिवार का यही मांग है उनसे कि उनको विनोद आर्य को भी गिरफ्तार किया जाए, जाकि उनको खतरा बना पड़ा है। वहीं पत्रकारों के जिस तरह से धमकियां मिल रही है, उनका यह भी कहना है कि जिन पत्रकारों ने ये मुद्दा नेशनल किया है, उन पत्रकारों को भी धमकी दी जा रही है। कहीं ना कहीं इस पर जरूर सवाल खड़े किए जाते हैं। और उनका पीड़ित के परिवार वालों का यही कहना है कि हम इस पर जल्द से जल्द हम प्रशासन की तरफ से और इस पर जो भी हमारी सरकार है ठोस कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम धामी पहुंचे अंकिता के परिजनों से मिलने। वहां पर अंकिता भंडारी के माता पिता से पहुंचे मिलने सीएम धामी। पौड़ी में अंकिता भंडारी के गांव डोब श्रीकोट पहुंचे सीएम धामी। तो देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं, विधानसभा में जिन लोगों को टर्मिनेट किया गया है उसको लेकर उन्हें नोटिस देना चाहिए, ये विपक्ष का कहना है। और हमारे साथ तमाम पैनल में मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मनोज जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। मनोज जी, हम आपसे बात कर रहे थे कि क्यों नोटिस दिया जाना चाहिए जब वो लोग सादे कागज पर अवैध तरीके से उनकी भर्ती हुई है। तो
सर देखिए, मैंने वही बोला कि जब किसी के पास पावर आती है तो उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका मतलब एडवांटेजेस नहीं होता। अगर आप उन लोगों को निकाल रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि 2021 में जो 72 लोगों की नियुक्ति करी गई, अपॉइंट किया गया, जो बात हमारे पूर्व जो हमारे स्पीकर ऑफ द असेंबली रहे हैं और जो अभी प्रेजेंट में हमारे वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने ये माना भी है, तो उनके लिए क्यों इतना रुकावट चल रही है, क्यों उनको होल्ड पे रखा गया है? क्या उनके खिलाफ ये इस तरह की डिसीजन नहीं ले सकते? फास्ट ट्रैक, जीरो टॉलरेंस। मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पीसी थपलियाल साहब आप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी राजनीति जो बेपटरी हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी बात चल रही थी कि हमारे जो विधानसभा के कर्मचारी हैं इनकी संख्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ज्यादा है, लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास 2 विधानसभाएं हैं। हमारे पास गैरसैंण विधानसभा है जिसका अपॉइंटमेंट 113 का सैंक्शन, 113 कर्मचारियों का सैंक्शन कुंजवाल जी ने लिया, हरीश रावत सरकार से लिया, और उस स्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम गैरसैंण के लिए ले रहे हैं। दूसरा, चाहे उत्तर प्रदेश कितना बड़ा हो और चाहे उत्तराखंड कितना छोटा हो, मंत्रालयों की संख्या वही होती है। अगर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वहां है तो यहां भी पीडब्ल्यूडी विभाग है, और हमारे उत्तराखंड में एक विभाग एक्स्ट्रा है जो वहां नहीं है, सैनिक कल्याण विभाग। तो यहाँ पे हमारे जो कर्मचारी हैं वो नेचुरली 2 विधानसभाओं के कारण, एक्स्ट्रा मंत्रालय के कारण ज्यादा होंगे ही होंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे उत्तराखंड में जब 2000 में यहाँ पे हमारा राज्य बना तो हमने सब कुछ बनने दिया। यहाँ पे विधानसभा बन रही, हम आंधे बन के बैठ गए। यहाँ पे सचिवालय बना, यहाँ पे सारे कार्यालय, गवर्नर हाउस, सब कुछ बन रहा था, और जब बन गया तब गैरसैंण मतलब जब ये बन रहा था उसी समय हमें रोकना चाहिए था। और आज जो भर्तियों के मामले में हुआ है, जो कुछ भर्तियों के मामले में हम लोग सीखते हुए बोल रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए। और अभी हमारी जब तीसरी डिबेट होगी तो वो अलग होगी जब हाई कोर्ट उन लोगों को वापस भेज देगा। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है इस राज्य में कि ये राज्य इस समय बहुत बड़ी संकट में है, और इस संकट में मुख्यमंत्री को इस समय सर्वदलीय एक कमेटी गठित कर देनी चाहिए जो संयुक्त रूप से निर्णय ले कि क्या हम विधानसभा के मामले में करें, क्या हम अंकिता के मामले में करें, और क्या अग्निवीरों के मामले में करें, जहां पे इन्होंने अग्निवीरों को भी, लोगों ने आत्महत्याएं की हैं अग्निवीरों के मामले में, और गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट को खत्म किया है। ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश इतना ऊपर जा चुका है जो कभी भी क्रांति के रूप में फूट जाएगा। इसलिए इस समय है, अगर इस राज्य को बचाना है तो सर्वदलीय हाईकमांड बनाकर उसके हवाले इन तमाम सवालों को, चाहे अंकिता की मजाक हो रहा है हमारे राज्य में। थपलियाल साहब मनोज ध्यानी जी से भी जानना चाहेंगे, समय हमारे पास कम है। मनोज ध्यानी जी, क्या आप थपलियाल साहब की बातों से सहमत हैं कि क्या हाईकोर्ट इस पर दोबारा से जो लोगों को टर्मिनेट किया गया है उनको वापस ला सकता है? देखिए, मैं जो न्यायालय का मामला है, उन न्यायालय के ऊपर ही छोड़ा बेहतर समझूंगा, और उनका जो आदेश है, न्यायालय के आदेशों को भी न्यायालय के भीतर चुनौती दी जाती है, आगे भी चुनौती दी जाती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं रहती हैं। इसलिए उस प्रक्रिया पर न जाते हुए विधानमंडल अध्यक्ष, मेरा एक कथन है कि अगर विधानमंडल अध्यक्ष, कोई विधानमंडल पूर्व के अध्यक्ष ने अनैतिक तरीके से काम किया है और वर्तमान का विधानमंडल अध्यक्ष अगर उसे नैतिक रूप में सही कर रहा है तो हमें नैतिकता के साथ खड़ा रहना चाहिए, हमें पाप की जगह पुण्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। और मैं इस सिद्धांत के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि गैरसैंण की राजधानी की बात तो हो रही है, हम तो 550 दिन वहां बैठे हैं गैरसैंण राजधानी निर्माण के लिए कि स्थायी राजधानी बने, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गैरसैंण में लगातार जाता रहता हूं, वहां एक मक्खी उड़ते हुए आपको नहीं मिलेगी। कर्मचारियों की तो बात रही, ये कितने दिन इनके लॉग बुक रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो गैरसैंण के नाम पे अगर नियुक्ति हुई है तो ये और बड़ा महापाप हुआ है।
तब तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा निकलता है, इतनी बड़ी जो बैगेज है उसमें से इतना बड़ा जिन्न निकलने वाला है कि मुझे लगता है उसमें तो पूरी की पूरी सरकारों को बड़े बड़े जो उनके मुखिया थे वो सारे के सारे लपेट में आएंगे। क्योंकि विधानसभा के सत्रवान ना आयोजित होते हैं और ये सारे के सारे अगर गैरसैंण के नाम पे नियुक्त हुए और यहाँ बैठे रहे हैं देहरादून में, तो एवरीबडी शुड बी टर्मिनेटेड बिकॉज दे वर नॉट, जहां के लिए वो नियुक्त हुए वहां वो कभी रहे नहीं। तब तो ये किसी भी सूरत में इनको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी आईवाश हो रही है, आईवाश डिबेट हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि वर्तमान सरकार ने जो निर्णय लिया, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है, every youth, every citizen of the Uttarakhand are standing by her decision। और उनके ऐसे जो बिना किसी मानकों को उधेड़ कर जो नियुक्तियां हुई है, उसके लिए जो नैतिक रूप से सही निर्णय है वो शायद वर्तमान विधानमंडल अध्यक्षा ने लिया है। नैतिक रूप से जो सही निर्णय है वो वर्तमान विधान अध्यक्षा ने लिया है। आपने मनोज ध्यानी जी ने ये बात कही है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के विचार जानकर। देवभूमि के दंगल में आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे देवभूमि के दंगल में कि विधानसभा में जो सादे कागज पर बिना किसी प्रवेश के, बिना किसी लिखित परीक्षा के वैसे ही लोगों को भर्ती कर लिया गया बैकडोर से, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा बवाल किया और उसके बाद लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया बिना नोटिस को। तो कांग्रेस का कहना यह है कि लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें एक समय देना चाहिए था। लेकिन बात यह भी एक सामने निकल कर आई कि जब आपको पता है कि आप गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं और आप घूस देकर अपने आप को उसमें भर्ती हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है। तो ऐसे में जो निर्णय लिया गया है वो चोरी करने वाले को और चोरी कराने वाले को दोनों के ऊपर एक जैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।